नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं निवेश की ABCD। जैसा शो का नाम है उसी तरह का कंटेंट भी आपको इस शो में मिलता है। मतलब ये है कि हम निवेश की बहुत बारीकी में जाके आपको हर पहलू के बारे में समझाते हैं, बताते हैं कि कैसे इस समझ के ज़रिए अपने पोर्टफोलियो में आप बदलाव ला सकते हैं और कैसे अपने आर्थिक लक्ष्यों तक पहुँच सकते हैं। और हर बार इस शो में हमारे साथ कोई ना कोई दिग्गज, बाज़ार का दिग्गज जुड़ा होता है। आज भी जो हम बेहद ख़ास शो कर रहे हैं, हमारे साथ बेहद खास मेहमान है। स्वागत करती हूं मैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के CIO मिहिर वोरा का। मिहिर, स्वागत है आपका हमारे इस ईयर एंडर कम न्यू ईयर स्पेशल शो में, जहां पर हम 2022 कैसा रहा है इसका आकलन करेंगे। 2023 के लिए क्या शुरुआत के लिए ट्रिगर्स और फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं, इससे शुरुआत करेंगे। पहला सवाल मैं यही आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से हम तमाम दुनिया के देशों की जो आर्थिक स्थिति है उसमें बदलाव देख रहे हैं। 2022 से हमने जिसकी शुरुआत की थी, साल के अंत में अगर हम आ गए हैं तो पूरी तरह से हालात बदल चुके हैं। काफ़ी चिंताजनक हालात भी हैं। लेकिन कमोबेश अगर मैं 2023 की शुरुआत समझना चाहूँ आपसे, तो वैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं या ऐसी कौन कौन सी बातें अलग हैं 2022 की शुरुआत के मुकाबले, जो आपको लगता है कि अच्छी है और 2023 हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं हो सकता जितना शायद 2022 की शुरुआत में था? नमस्कार कविता जी, ऑलवेज अ प्लेजर। तो 2022 के अगर हम दो तीन इम्पोर्टेंट जो खास डेवलपमेंट्स देखें, तो ये जो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का जो कॉम्बिनेशन है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। 2022 के बिगिनिंग में हमने जब देखा था तो इन्फ्लेशन हाई था, लेकिन एक्सपेक्टेशंस ये थी कि धीरे धीरे करके वो नीचे आएगा। लेकिन रशिया यूक्रेन की जो वॉर हुई, उसकी वजह से सप्लाई जो कमोडिटीज का है, खास करके फूड कमोडिटीज, कोल, ऑयल, उसमें काफी डिसरप्शन आई, उसमें काफी हलबली मची। तो उसकी वजह से जो एक्सपेक्टेशन थी कि इन्फ्लेशन नीचे आएगा और इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे, वो एक्चुअली उल्टा पड़ गया। तो मार्च अप्रैल मई में जिस तरह से एक्सपेक्टेशन चेंज हुए, वो एक बड़ा इंपैक्ट रहा बाजार पे और इंटरेस्ट रेट्स पे और इक्विटी मार्केट्स पे। और जो एक्सपेक्टेशन थी वो डिसअपॉइंट करी। और इन्फ्लेशन जब हाई होने लगती है तो सेंट्रल बैंक्स अपना रवैया कड़ा कड़ा करने का कड़ा करते हैं। तो हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर कंटिन्यूसली गए, और जो यूएस की फेडरल रिजर्व है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, तो उन्होंने काफी हद तक टाइटनिंग शुरू करी। तो ये एक हम कह सकते हैं कि जो ग्लोबल टेलविंड एक्सपेक्ट कर रहे थे हम 22 में, वो एक ग्लोबल हेडविंड बन गया। इसमें एक अच्छी बात ये हुई कि चाइना की जो जीरो कोविड पॉलिसी थी, वो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर उभर के आया। क्योंकि एक तरफ से वैसे ही कमोडिटी का सप्लाई में प्रॉब्लम हो रही थी, और दूसरी तरफ से जो चाइना का जीरो कोविड था, उसकी वजह से और भी सप्लाई में कंस्ट्रेंट आई। तो जो मेक इन इंडिया है, चाइना प्लस वन है, चाइना से दूर जाने की जो मैन्युफैक्चरिंग की जो कोशिश कर रही मल्टीनेशनल्स, उसमें इंडिया एक बड़ा नाम उभर के आया। तो एक जो हम कह सकते हैं ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो बढ़ी, और जो ग्लोबल नेगेटिव्स हुए, वो एक तरह से इंडिया के लिए धीरे धीरे करके पॉजिटिव बनने लगे। और सेकंड हाफ में हमने खास खास तरीके से देखा कि जो इंडिया वर्सेस चाइना की जो डिबेट थी, उसमें इंडिया बहुत अच्छी तरह से उभर के आया। FIIs का जो रवैया था इंडिया पे, वो काफी पॉजिटिव रहा, और पैसे धीरे धीरे करके इंडिया में आने लगे। तो मेरे ख्याल से अब हम जब 2023 की शुरुआत कर रहे हैं, तो एक माहौल ये बन रहा है कि इंडिया ने अपने आप को क्लियरली पोजीशन कर लिया है एज अ ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग बेस टू चाइना। इंडिया एक जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो भी काफी रेजिलिएंट रही है, काफी स्ट्रांग रही है। खास करके हम 3-4 महीने में देख रहे हैं लास्ट, जिस तरह से दिवाली के बाद और दिवाली के आजू बाजू और अब ईयर एंड के सिचुएशन में जिस तरह से ट्रैवलिंग हो रही है, परचेजिंग हो रही है, तो एक डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी भी इंडिया की स्ट्रांग है। हम एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं है। ऑयल नीचे आ रहा है, वो इंडिया के लिए पॉजिटिव है, हमारा बड़ा इंपोर्ट है। तो एक चाइना प्लस वन, इंडिया की डोमेस्टिक स्टोरी, गवर्नमेंट का जो ग्रोथ का रवैया है मैन्युफैक्चरिंग करने का, और जिस तरह से मुझे लगता है कि वर्स्ट ऑफ द इंटरेस्ट रेट हाइक इज ओवर, तो मुझे लगता है कि एक एक अच्छा बेस बन रहा है इंडिया के इन्वेस्टमेंट थीसिस में। और मुझे लगता है कि 2023 में भी अगर ऑयल ज्यादा ऊपर नहीं गया और ग्लोबल ग्रोथ बहुत ज्यादा क्रैश नहीं हुई, तो एक इंडिया एक स्वीट स्पॉट में रहेगा, गोल्डीलॉक्स स्पॉट्स में रहेगा, जहां पे इंडिया विल बी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। एंड इंटरेस्ट रेट्स अगर धीरे धीरे करके नीचे आएंगे सेकंड हाफ में 23 के,
तो फ्लोज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि डोमेस्टिक फ्लोज तो हम देख ही रहे हैं, इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड्स में, इंश्योरेंस कंपनी में, पेंशन फंड्स के जो पैसे आ रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग रहे हैं। तो एक अच्छा बेस बन रहा है, थोड़ा हमारा लक बेटर रहेगा तो मेरे ख्याल से मार्केट्स में अच्छी रिटर्न्स मिल सकती हैं। ऑलराइट मिहिर, हम इस पूरे जवाब में जितने पहलुओं पर आपने टच अपॉन किया है उन तमाम पहलुओं पर एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे एक्चुअली एफपीआई फ्लोज के बारे में बात करनी है, क्योंकि हमने देखा चाइना अब धीरे धीरे जो है वो अपने आप को खोलने की कोशिश कर रहा है। अब तक इमर्जिंग मार्केट्स के लिहाज से हम देखें, भले ही भारत थोड़ा सा महंगा है, लेकिन अब तक हम लिस्ट पे टॉप पर रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे हम देख रहे हैं कि चाइना ओपन अप हो रहा है, जो फ्लोस हम देख रहे हैं एफपीआई की तरफ से, क्या उसको लेकर किसी भी तरह की चिंता की बात आपको लग रही है? क्या इसके बावजूद भी भारत जो है वो एफपीआई का डार्लिंग बना रहेगा? क्योंकि भले ही हम ये कह लें कि जो हमारे डीआईआईज हैं, जो हमारे डोमेस्टिक निवेशक हैं, वो काफ़ी स्ट्रांगली कोविड के बाद जो कहानी बदली है, काफ़ी अच्छे नंबर्स हमें आते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बाजार को होल्ड करने के लिए एफआईआईज का सपोर्ट ज़रूरी होता है। तो अब ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये केवल इसी समय की बात है, और एक बार जैसे स्थिति सामान्य हो जाएगी चाइना में, तो एक बार हम देखेंगे कि इमर्जिंग मार्केट्स का पैसा वहां चला जाएगा? देखिए, मेरे ख्याल से ये चाइना वर्सेस इंडिया का जो डिबेट है वो इतना स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया स्टैंड अलोन इतनी अच्छी स्टोरी है कि अपने आप पैसे आ रहे हैं इंडिया में और आते रहेंगे, खास करके एफडीआई और एफपीआई के। तो एक तो वो रहा कि मुझे नहीं लगता कि एफआईआई फ्लोज चाइना को चाइना में पैसे निवेश करने के लिए इंडिया बेचना पड़ेगा। मेरे ख्याल से द पाई इज बिग इनफ। और ये भी हमें देखना चाहिए कि लास्ट 6 साल में इंडिया का जो वेट है ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स के कंपैरिजन में वो काफी बढ़ चुका है। इंडिया का 6-7 साल पहले इमर्जिंग मार्केट में इंडेक्स में अबाउट 8% था। अब अपने आप वो बिकॉज ऑफ गुड परफॉर्मेंस और काफी सारी नई कंपनीज भी लिस्ट हुई हैं, तो मार्केट कैप इंडिया का काफी बढ़ चुका है और वो वेट ऑलमोस्ट 14% हो गया है। तो मेरे ख्याल से जो 6-7 साल पहले अगर कोई एफआईआईएस को इमर्जिंग मार्केट में $100 इन्वेस्ट करने थे, तो उसमें से 8 इंडिया में आते थे। अब ऑटोमेटिकली 14 आ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट डबल तो वैसे ही पैसा आएगा इंडिया में इन डॉलर टर्म्स बिकॉज ऑफ द वेट इंक्रीज इन इंडिया। सेकंड बात यह है कि ये जो इंडिया का एक यूनिक सिचुएशन है जहां पे हम कंजम्पशन ज्यादा स्ट्रांग है, इन्वेस्टमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कम है, चाइना में उल्टा है। तो जब भी ऑयल नीचे आता है, ग्लोबल स्लोडाउन होती है, तो इंडिया का जो इंपोर्ट्स है वो काफी इजी हो जाता है और डोमेस्टिक कंजम्पशन को और बढ़ावा मिलता है। तो एक ये इंडिया आप कह सकते हैं कि ये ग्लोबल स्लोडाउन के अगेंस्ट में थोड़ा बहुत हेज भी है। तो वो जो डिफेंसिव नेचर है इंडिया का, वो भी हमें काफी फायदा दिला सकता है। तो मेरे ख्याल से जो इंडिया वर्सेस चाइना का डिबेट है, मुझे नहीं लगता है कि ये इतना सीरियसली हमें लेना चाहिए। इंडिया एक स्टैंड अलोन अच्छी स्टोरी है और पैसे वैसे ही आते रहेंगे। और एफआईआईएस के पैसे आए या ना आए, हमने ये साल एक्चुअली देखा तो ऑलमोस्ट $20 बिलियन का सेलिंग एफआईआई ने किया है, लेकिन उसके सामने म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस और पेंशन फंड ने ऑलमोस्ट $33 बिलियन का परचेज किया है। तो जो लोकल जो सेविंग्स पूल है वो अब काफी स्ट्रांग हो चुका है, इंडिया का वेट बढ़ चुका है। तो मेरे ख्याल से ये इतना डर नहीं होना चाहिए हमारे माइंड में। तो जो घरेलू संस्थागत निवेशकों की हम बात कर रहे हैं, डीआईआईज की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि इनका निवेश बरकरार रहेगा 2023 में भी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो हम फ्लोज देख रहे हैं म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस और पेंशन फंड्स में, ये हर महीने अक्रू होते हैं। ये कोई डिस्क्रेशनरी फ्लो नहीं है कि लोग डिसाइड कर रहे हैं हर महीने कि नया पैसा डालें कि ना डालें। ये एक जो एसआईपी हो रही है, म्यूचुअल फंड्स के जो इंश्योरेंस के प्रीमियम्स रिन्यूअल होते हैं, और जो पेंशन फंड्स में जो पैसा जो सैलरी में से कट के जाता है पेंशन फंड्स में, वो ऑटोमेटिक है। तो मेरे ख्याल से ये जो $20 से $30 बिलियन हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का देख रहे हैं, उसमें से काफी हद तक जो बड़ा अमाउंट है वो रिकरिंग अमाउंट है, मंथली अमाउंट है। तो इसमें प्लस माइनस होने का कम चांस है। ये काफी स्टेबल इनफ्लोज है। चलिए, तो यहाँ पर एफआईआई डीआईआईएस की तो हमने बात कर ली है, लेकिन अब भारत की मजबूती की बात हम करते हैं। देखिए, कच्चा तेल हो, महंगाई हो, जिसके आंकड़े हमें नीचे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमूमन सर्दियों में ऐसा होता भी है कि आपके महंगाई के आंकड़े कम आते हैं, लेकिन
चिंता के लिहाज से तमाम मजबूत ग्राउंड्स पे अगर हम खड़े भी हों, चिंता के लिहाज से ऐसी कौन सी बात है जो आपको लगता है कि 2023 में शायद हमारे लिए मुसीबत तो खैर नहीं लेकिन दिक्कत ला सकती है? रुपए की कमज़ोरी, क्योंकि डॉलर एक नया सेफ हैवन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने देखा है कि हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन की जो फिलॉसफी है सोने की, वो ये साल में तो चली नहीं है, लेकिन जो डॉलर है उसका कद लगातार बढ़ता जा रहा है। अच्छा, ग्रोथ के स्लो डाउन की भी आशंका है। ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने उसको फैक्टर इन नहीं किया है, बिल्कुल किया है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स को लेकर अभी भी सवाल निशान है, जो अब आने वाले 2 से 3 क्वार्टर्स में हम देखेंगे कि थोड़ी सी सॉफ्टन हो जाए। कैसे भांप रहे हैं आप इस स्थिति को? तो इंडिया की जो मार्केट कॉम्पोजिशन है और इकोनॉमिक कॉम्पोजिशन है, वो काफी काफी रेजिलियंट है, मैं बोलूँगा काफी मजबूत है। क्योंकि एक तरफ हम देखें तो निफ्टी एक उदाहरण की तरह निफ्टी ले लें, मार्केट का जो रिफ्लेक्शन है, तो निफ्टी का ऑलमोस्ट 40% जो प्रॉफिट है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनी से आता है। और मेरे व्यू में जिस तरह से क्रेडिट ग्रोथ हो रही है और जिस तरह से फाइनेंशियल सेविंग्स बढ़ रहे हैं, ये जो फाइनेंशियल सेक्टर का ग्रोथ है वो काफी नेक्स्ट 2 या 3 साल तक तो काफी स्ट्रांग दिख रहा है, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ हो रही है, बैंक्स जो है वो अपना कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ रहा है, फिर भी उसको पास ऑन कर रही है। और दूसरी हद से जो एनपी है उसका जो प्रोविजनिंग है वो लास्ट 3 साल में बैंक्स ने काफी अच्छी तरह से कर लिया है। तो एटलीस्ट नेक्स्ट 1-2 साल तक ऐसा नहीं लगता है कि कोई बड़ा एनपीए साइकिल आएगा। और जब एनपीए साइकिल नहीं होता है तो प्रॉफिट्स वैसे ही अच्छे लगते हैं, और प्लस क्रेडिट ग्रोथ और मार्जिन मेंटेन अगर होते हैं तो एक जो निफ्टी का 40% जो प्रॉफिट पूल है वो तो काफी सेफ है। दूसरा जो बड़ा प्रॉफिट पूल है वो एफएमसीजी में है, आईटी में है, फार्मास्यूटिकल्स में है, और हम देखते हैं कंजम्पशन वाले जो सेक्टर्स है उसमें है। और जो हमारा व्यू है कि अर्बन इकोनॉमी तो अच्छा कर ही रही है, रूरल इकोनॉमी अभी तक इतना अच्छा नहीं कर रही थी, लेकिन वो भी धीरे धीरे करके रिकवर हो रही है। तो जो कंजम्पशन वाला, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन वाला पूल है वो भी काफी रेजिलियंट है। आईटी है वो शायद 20-25% ग्रो नहीं करेगा, लेकिन 10-12% तो ग्रो कर ही लेगा। तो जो एक्सपोर्टर्स हैं वो भी इतना जो है इतना बुरा नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से निफ्टी का अर्निंग्स ग्रोथ अबाउट 15% जो है वो काफी सेफ लग रहा है। उसमें कॉम्पोजिशन चेंज हो सकता है बट काफी रेजिलियंट है। मुझे नहीं लगता है कि ये 15% का 0% हो सकता है इतनी जल्दी से। तो एक जो कॉन्फिडेंस है इंडिया की ग्रोथ की, खास करके फाइनेंशियल सेक्टर और कंजम्पशन की, वो काफी स्ट्रांग है। अगर जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है जो गवर्नमेंट अच्छी तरह से प्रयत्न कर रही है, और प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करके वापस आ रहा है, रियल एस्टेट में भी हम देख रहे हैं कि काफी एक्टिविटी बढ़ चुकी है, तो ये इन्वेस्टमेंट साइकिल अगर किक स्टार्ट होगा तो मेरे ख्याल से ये आइसिंग ऑन द केक होगा, एक एडिशनल बेनिफिट होगा। और अर्निंग्स 15% से ज्यादा भी हो सकती है अगर इन्वेस्टमेंट साइकिल आ सके। तो मुझे कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ ऑफ अबाउट 10-15% में तो कोई ज्यादा रिस्क लग नहीं रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए। और अगर ये जो 2-3 पॉजिटिव्स अगर आ गए तो और भी अच्छा हो सकता है। तो ये वो एक ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक थीसिस है। रुपी शायद थोड़ा वीक हो सकता है, जैसे आपने कहा डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, बट 2 से 4% डेप्रिसिएशन तो रुपी का हमने लॉन्ग टर्म देखा ही है, तो इसमें कोई नई बात होगी नहीं। तो मेरे ख्याल से एक जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है डोमेस्टिक इकोनॉमी में, वो हमें मार्केट की कॉन्फिडेंस दिला रहा है। ऑलराइट, अभी थोड़ा सा निवेशकों के पोर्टफोलियो की ओर रुख कर लेते हैं, और यहाँ पर मुझे शुरुआत करनी है सेक्टर से। आपकी सेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच किस तरह से आगे बढ़ेगी 2023 में? ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिनको लेकर आप बहुत बुलिश हैं? ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो अगर किसी निवेशक के पोर्टफोलियो में हो तो तुरंत छुटकारा पा लेना चाहिए उससे? बिल्कुल, तो मैं सेक्टर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। एक तो ये सेक्टर्स हैं जो वैश्विक इकोनॉमी, वैश्विक ग्रोथ के लिंक्ड है, जैसे कि आईटी है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, मेटल्स हैं, ऑयल एंड गैस है, एनर्जी है। तो ये सारे सेक्टर्स ग्लोबल ग्रोथ पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, इसमें एक्सपोर्टर्स भी आ जाते हैं। दूसरा जो बंच है जिसमें बैंकिंग आ जाता है, कंज्यूमर, एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल्स, जो डोमेस्टिक सेक्टर को, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी के ज्यादा लिंक्ड है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन है, ये सब भी आ गए। तो हमारा ये व्यू है कि जो डोमेस्टिक लिंक सेक्टर्स हैं वो बेटर करेंगे 2023 में। ग्लोबल इकोनॉमी अभी भी स्लो डाउन के मूड में है और शायद और भी ज्यादा स्लो डाउन हो सकती है। तो हमारे जो डोमेस्टिक लिंक सेक्टर्स है उसमें सबसे बड़ा तो बैंकिंग एंड फाइनेंस है, ऑलमोस्ट 40% वेट है निफ्टी में उसका, एंड प्लस ऑटोमोबाइल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स, ये जो सारे सेक्टर्स हैं उसमें हमें लगता है कि जिस तरह से कंजम्पशन बढ़ रही है और गवर्नमेंट का भी अच्छा रवैया है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़े, फैक्ट्रीज नहीं आए,
प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स दे रही हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग भी आएगी इंडिया में। रियल एस्टेट में भी हमें अच्छी ट्रैक्शन दिख रही है। तो ये जो डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं, उसमें हम ज्यादा पॉजिटिव हैं। जो नेगेटिव सेक्टर्स जो ग्लोबली लिंक्ड है, जैसे हमने कहा आईटी में हम अंडरवेट है, क्योंकि हमें लगता है कि बेस्ट ऑफ द ग्रोथ इज ओवर। मेटल्स में अनलेस चाइना में कुछ जादू हो जाए, बहुत जल्दी ग्रोथ आ जाए, तो शायद मेटल्स चल सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ तो लग रहा है कि मेटल्स भी डिमांड वीक होने की वजह से थोड़ा पीकिश ही लग रहे हैं। तो कमोडिटीज हैं, एंड ऑयल एंड गैस है, आईटी है, ये सब जो ग्लोबल सेक्टर्स है उसमें हम अंडरवेट है, और लोकल सेक्टर जैसे हमने डिस्कस किया उसमें हम ओवरवेट है। ऑलराइट, 2023 में अगर मैं निवेश की एक थीम समझना चाहूँ, वैसे तो 2022 में हमने बहुत कुछ सीख लिया है, ख़ासतौर से वो तमाम निवेशक मिहिर जिन्होंने बाज़ार में शायद पैंडेमिक के दौरान पहली बार कदम रखा, अच्छा खासा रिटर्न देखा अपने पोर्टफोलियो में, उसके बाद उतार चढ़ाव का भी एक आलम देखा अपने पोर्टफोलियो में। तो मुझे अब ये जानना है, 2023 की अगर कोई थीम समझनी हो तो वो थीम किस लिहाज से होगी? इन्वेस्टमेंट को अगर मैं समझना चाहूँ, इन्वेस्टमेंट थीम किस तरह से होगी, या कोई थीम नहीं होगी, आप वेल डाइवर्सिफाइड अप्रोच अपनाइए और डेट को खासतौर से अपने पोर्टफोलियो में अगर आप बढ़ाना चाहें तो ये मौका है, क्योंकि यहाँ पर आपको फिक्स डिपॉजिट से खासतौर से बेहतर रिटर्न मिलने की ज़्यादा संभावना है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर हम इक्विटीज वर्सेस फिक्स्ड इनकम देखें, तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 3 से 6 महीने हैं, वो शायद बेस्ट रेट्स ऑफर करेंगी फिक्स्ड इनकम में, क्योंकि उसके बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे। तो अगर आपको बॉन्ड फंड में डालना है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीदने हैं या एफडी में डालना है, तो आज से लेके 6 महीने तक मेरे ख्याल से बेस्ट चांस होगा फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करने का। इक्विटीज तो जैसे हम कहते हैं, इट्स नॉट टाइमिंग द मार्केट दैट इज इम्पोर्टेंट, इट इज टाइम स्पेंट इन द मार्केट दैट इज इम्पोर्टेंट। तो इक्विटीज में तो जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं या रेगुलर एसआईपी या प्रीमियम्स भरते हैं, वो तो कंटिन्यू रखना ही चाहिए, और अपनी जो एसेट एलोकेशन है वो तो मेंटेन बिल्कुल करनी ही चाहिए, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। इन जनरल अगर देखें तो लॉन्ग टर्म में इक्विटीज ने हमेशा बेटर रिटर्न्स दिया है, और अगर आप एक साथ पैसे नहीं डालते हो, स्टॉगर करके डालते हो, रेगुलर डालते हो, तो डेफिनेटली 5 to 10 ईयर्स में फार सुपीरियर रिटर्न्स हमें इक्विटीज में मिलते ही हैं। तो मेरे ख्याल से इंडिया जैसी ग्रोथ मार्केट है, उसमें मेन चीज जो हमें चाहिए वो कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी, कॉन्फिडेंस इन वंस ओन इकोनॉमी, और वो अगर अपने पास है तो लास्ट 2 साल 3 साल में हमने जैसे देखा कि इतनी उतार चढ़ाव हो गई बाजार में, ग्लोबल मार्केट्स में, लेकिन इंडिया ने एक अच्छी तरह से अपने आप को मेंटेन किया है और डिफरेंशिएट भी किया है अपने आप को परफॉर्मेंस वाइज, और मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इंडियन इक्विटीज का, कि अब ऐसा लग रहा है कि लास्ट 2 साल में जो डिपेंडेंस थी फॉरेन कैपिटल पे, वो काफी हद तक कम हो चुकी है, क्योंकि डोमेस्टिक सेविंग्स पूल भी काफी बड़ा हो चुका है। ये एक बड़ा ट्रेंड, ये एक बड़ी थीम है फाइनेंशियल सेविंग्स की, और वो मेरे ख्याल से एक मार्केट के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे यहाँ पर बताइए, भारतीय बाज़ार का मूड जो फॉरेन इवेंट्स और फैक्टर्स हैं उसमें क्या कुछ ख़राब कर सकता है? क्योंकि भले ही हम कितने भी मजबूत ग्राउंड्स में खड़े हों, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम विकसित देशों के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, एक्सपोर्ट्स के लिहाज से, फॉरेक्स रिजर्व के लिहाज से, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स के लिहाज से। किस तरह से कहानी हमारे लिए बिगड़ सकती है? ऐसी कौन कौन सी मुख्य बातें होंगी जिनका आप उल्लेख अभी करना चाहेंगे? तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा फैक्टर तो ऑयल है, और अगर ये जिस तरह से अनसर्टेनिटी है वॉर की, सप्लाई चेन डिसरप्शन की, तो अगर कुछ करके ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, अभी जो $75-80 के हैं, वो अगर $100-110 हो जाते हैं, जैसे हमने देखा था अर्लियर दिस ईयर में, तो वो एक रिस्क फैक्टर इंडिया के लिए डेफिनेटली हो सकता है। सेकंड इज, अगर यूएस और यूरोप में रिसेशन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हुई तो शायद प्रॉब्लम आ सकती है। एज ऑफ नाउ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक या दो क्वार्टर की माइल्ड रिसेशन हो सकती है, क्योंकि स्लो डाउन तो दिख ही रहा है, तो बट वो शायद मार्केट में ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुका है। बट इससे ज्यादा खराब सिचुएशन हुई और सडनली हमें दिखे कि मार्केट्स या तो इकोनॉमी 5% से ज्यादा श्रिंक हो रही है यूएस की, तो वो एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, क्योंकि फिर वो एक ग्लोबल रिस्क ऑफ काइंड ऑफ सेंटिमेंट हो सकता है, ग्लोबल सेफ्टी की तरह जा सकते हैं, बॉन्ड्स यील्ड घट सकते हैं इन दैट सिचुएशन। तो एक शार्प रिसेशन वर्सेस माइल्ड रिसेशन का एक रिस्क फैक्टर है यूएस के और यूरोप में, और एक ऑयल एक बड़ा रिस्क फैक्टर है फॉर इंडिया। ऑलराइट, चर्चा के हम अंतिम छोर में आ चुके हैं, और ऐसे में
बहुत ज़रूरी है समझना कि आपकी निजी जर्नी भी कैसी रही है 2022 में, क्योंकि इस बारे में जानकर कहीं ना कहीं निवेशकों और दर्शकों को ये पता होता है कि जो शख्स उनके पैसे संभाल रहे हैं उनके लिए भी बाज़ार को भांपना भले ही उनका कामकाज है लेकिन इतना आसान नहीं है। तो आपके पोर्टफोलियो की एसेट एलोकेशन या आपकी लर्निंग 2022 में बाज़ार की चाल के लिहाज से क्या होगी? आपने तो बहुत सारी साइकिल्स देखी होंगी बाज़ार की, लेकिन ऐसा क्या निष्कर्ष निकलता है, ऐसी कौन सी लर्निंग निकलती है जो आपके लिए भी नई रही है अब की बार? एक तो ये जो जिस तरह का इन्फ्लेशन स्केयर देखा, वो एक आई मीन अनप्रेसिडेंटेड तो नहीं बोल सकते, बट एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा पैन आउट हुआ है। और जिस तरह से यूएस और यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स ने उसको रिएक्ट किया है, जिस तरह से शार्प इंटरेस्ट रेट्स लास्ट 6 महीने में हाइक हुए हैं, दैट्स आल्सो वेरी वेरी यूनिक। इतना शार्प इंटरेस्ट रेट हाइक हमें शायद 20-25 साल में कभी देखा नहीं है। तो एक बहुत बड़ी यूनिक सिचुएशन देखी हमने, जहां पे आफ्टर ऑलमोस्ट 30-40 इयर्स जो वेस्टर्न इकोनॉमीज है, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, उन्हें इन्फ्लेशन का डर लग रहा है। वो हमने मेरे करियर में मैं पहली बार देख रहा हूँ ये कि इतना बड़ा डर जो है इन्फ्लेशन का, और इस तरह से इंटरेस्ट रेट हाइक जो हुए हैं, वो एक यूनिक 30-35 साल का फिनोमिनन है। बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। सेकंड एक्सपीरियंस ये भी रहा कि दिस टाइम इट्स डिफरेंट इन द सेंस कि जैसे हमने डिस्कस किया, इंडियन डोमेस्टिक सेविंग्स पूल का जो हमने इम्पैक्ट देखा, जिस तरह से FIIs के $20 बिलियन के सेलिंग के बावजूद मार्केट टिका हुआ है, क्योंकि लोकल सेविंग्स इतने पावरफुल है, और प्लस इक्विटी कल्चर एक बन रहा है। वो एक बड़ा लर्निंग था 2022 का, और ये शायद होपफुली लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करेगा इंडियन मार्केट्स को। थर्ड एक यूनिक तो नहीं कहूंगा, बट एक रीइंफोर्स हुआ है बिलीफ कि इंडिया जैसी मार्केट में हमेशा ग्रोथ को चेज करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से 2-4 महीने ऐसे थे जहां पे कमोडिटीज के स्टॉक्स अच्छे किए, वैल्यू स्टॉक्स डिड वेल, बट इन जनरल हमने देखा कि वापस जो बाजार का जो बैलेंस है वो ग्रोथ स्टॉक्स की तरह ही गया है। तो इंडिया जैसी इकोनॉमी है, जो ग्रोथ इकोनॉमी है, यंग इकोनॉमी है, उसमें हमेशा ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस वाला जो अप्रोच रहता है, वो हमेशा यूजफुल रहता है लॉन्ग टर्म के लिए। और फोर्थ इज अगेन, ये मेरा लॉन्ग टर्म का एक्सपीरियंस है, बट रीइंफोर्स हुआ है कि डोंट फॉलो द क्राउड ऑलवेज, द क्राउड इज नॉट ऑलवेज राइट। और ये जो न्यू एज टेक की कंपनीज का जो हमने बस्ट देखा इंडिया में, यूएस में तो लास्ट ईयर दिख गया था, इंडिया में हमने देखा कि जो ओवर प्राइस कंपनीज थी उसमें काफी 60-70-80% का करेक्शन आया वैल्यूएशंस में, तो क्योंकि क्राउड्स वर आउट देयर, बट अल्टीमेटली वैल्यूएशंस एंड फंडामेंटल्स टुक ओवर। तो ये एक मैसेज अगेन रीइंफोर्स हुआ कि चाहे जितना अच्छा बिजनेस हो, चाहे जितनी अच्छी कंपनी हो, अल्टीमेटली वैल्यूएशन आल्सो मैटर, इट्स नॉट ओनली द ग्रोथ स्टोरी। ऑलराइट, चलिए मुझे शो को समाप्त करना है, समय लगभग खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, रेजोल्यूशन क्या है न्यू ईयर का? रेजोल्यूशन सबसे बड़ा यही कि इंडिया पे फेथ रखना है। कई बार वॉलेटिलिटी में हमें फेथ कम हो जाता है, लेकिन हमने देखा है लास्ट 20-25-30 साल में कि जिन्होंने भी इंडिया पे बेट किया है उन्होंने बहुत सुपीरियर रिटर्न्स जनरेट किए हैं। तो रेजोल्यूशन यही है कि चाहे जितनी वॉलेटिलिटी हो जाए, फेथ बनाए रखना है। चलिए, बहुत बढ़िया, भारत की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा बनाए रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद मिहिर वोरा, समय निकाला आपने इस बेहद खास चर्चा के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद, और 2023 के सबको गुड विशेस। आपको भी।